Hello dear student, myself Girish Kumar and you are watching the channel Averell Science। आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में शुरू करेंगे पढ़ना। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो है कुछ बातें हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का ही जो है एक फॉर्म है। दूसरा इसके बारे में पॉइंट क्या है कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बारे में तीसरा पॉइंट जो है कि इट हैज़ डुअल नेचर। लाइट में जो है वो डुअल नेचर मतलब दो तरह का ये बिहेवियर शो करती है। कभी कभी जो है ये पार्टिकल नेचर शो करती है तो कभी कभी वेव नेचर शो करती है। और फोर्थ पॉइंट इसके बारे में है कि लाइट जो है इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यह जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि मीन्स नो मीडियम रिक्वायर्ड। अगर कोई मीडियम ना भी हो तो ये ट्रेवल कर सकती है, लेकिन अगर मीडियम है भी तब भी ये ट्रेवल करती है। बस ये है कि इसकी स्पीड जो है जो कि इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3/10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में इसकी स्पीड 3/10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आता है तो बस अंतर इतना होता है, ट्रैवल तो उसमें भी कर लेती है ये, लेकिन जैसे कोई मीडियम आता है तो उसमें इसकी स्पीड थोड़ी इससे कम हो जाती है। 6 पॉइंट इसके बारे में है कि इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है जैसा कि साउंड वेव होती है। और 7 पॉइंट इसके बारे में है कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है। ये डुअल नेचर का मतलब इसका थोड़ा सा जान लेते हैं कि डुअल नेचर कहने का मतलब ये है कि जैसे लाइट के द्वारा जो भी फिनोमेना शो किए जाते हैं उसमें कुछ फिनोमेना इसके पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमेना जो है इसके वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। जैसे उनमें से है एक ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना इसके पार्टिकल नेचर की वजह से ही एक्सप्लेन होता है। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ये फिनोमेना इसके पार्टिकल नेचर की वजह से एक्सप्लेन होता है। तीसरा है इसमें कास्टिंग ऑफ शैडो। और वेव नेचर की वजह से क्या क्या शो होता है वो एक्सप्लेन होता है। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ये फिनोमेना जो है लाइट के वेव नेचर की वजह से एक्सप्लेन होते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कास्टिंग ऑफ शैडो ये फिनोमेना जो है लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से शो होते हैं।
आइए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि लाइट में हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है। हाउ वी सी ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं, दो तरह के होते हैं। एक जैसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि मान लीजिए ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो खुद से लाइट इमिट ना करते हों। और दूसरे होते हैं कैसे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट इमिट करते हैं। तो जो खुद लाइट इमिट करते हैं उनसे क्या होता है कि लाइट ऐसे निकलती रहती है और ये जो है हमारी आँख में पड़ती है, तो हम इनको आसानी से देख पाते हैं। और नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है कि इनको देखने के लिए इनसे लाइट तो खुद तो निकलती नहीं है, तो इनको देखने के लिए ज़रूरी होता है कि कोई ना कोई लाइट सोर्स होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मान लीजिए कि कोई लाइट सोर्स है और इससे जो है लाइट आ रही है, इससे लाइट आती है, जब इस पे पड़ती है तो यही लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आँख में पड़ती है तो जो है हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमें कैसे किस कलर का जो नज़र आता है वो कैसे होता है। कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कभी ग्रीन नज़र आता है, तो कभी येलो नज़र आता है, तो कभी ब्लैक नज़र आता है, उसके पीछे क्या कहानी है। तो उसके लिए थोड़ा सा सनलाइट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कि जैसे जो सनलाइट होती है, मान लीजिए कि ये सन है, यहाँ से जो लाइट रे आती है उसमें इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे गामा रे होता है, उसमें एक्स रे होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और ये अपना विबग्योर होता है, ठीक। और उसके बाद इंफ्रारेड रेज होती हैं, रेडियो और माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव होती हैं। तो जो सन से लाइट आती है उसके स्पेक्ट्रम में ये सब रेज होती हैं। कहने का मतलब जो सन से लाइट आ रही है उसमें ये सारी की सारी लाइटें होती हैं, लेकिन हम लोगों को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम लोगों को दिखता नहीं है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये एक नॉन विजिबल पार्ट है जो हमें दिखता नहीं है, और ये भी एक नॉन विजिबल पार्ट है। और विजिबल जो है सिर्फ ये होता है, विजिबल पार्ट, यही हमें दिखता है। तो कहने का मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो सनलाइट आती है सिर्फ और सिर्फ ये 7 कलर्स जो हैं विबग्योर, यही हमें दिखते हैं। और इन्हीं में से जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उसमें से जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है वही कलर का हमें दिखता है, और जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है वो हमें नहीं दिखता है। तो जैसे कि देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। सनलाइट को वाइट लाइट भी कहा जाता है। उसके पीछे की वजह ये होती है कि जैसे ये सन है, इससे जो लाइट आ रही है, लाइट रेज,
उसमें होने को तो गामा रे से लेकर रेडियो वेव तक पूरा होता है, लेकिन जो हमें दिखता है वो सिर्फ विबग्योर दिखता है। और जब ये सब एक साथ दिखते हैं तो हमें ये वाइट लाइट जैसा अपीयर होता है। ठीक। और अब मान लीजिए कि यही लाइट रे जो कि सन से आ रही है, जब ये मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अब इस लाइट में तो सभी विबग्योर सभी कलर हैं, तो उन सभी कलर में से जो कलर रिफ्लेक्ट होता है, मान लीजिए कि ग्रीन रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन दिखाई देगा। बाकी जो कलर हैं वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब जो रिफ्लेक्ट होता है वही हमें दिखता है। अब दूसरा देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमें रेड कैसे दिखता है। रेड के लिए जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सन से लाइट आ रही है, उस सन लाइट में ये विबग्योर 7 कलर्स हैं, उन 7 कलर्स में से मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट ने रिफ्लेक्ट किया रेड कलर की लाइट को, बाकी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिसको ये रिफ्लेक्ट करती है और जो लाइट रिफ्लेक्ट जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, वही हमको शो होता है। तो कहने का मतलब यहाँ रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो हमें जो है रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब ये जो है हमें रेड दिखाई देगा। अब देखते हैं कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट हमें वाइट कैसे नज़र आता है। वाइट के लिए ज़रूरी है कि जैसे ये मान लीजिए हमें वाइट नज़र आ रहा है, ठीक। तो वाइट का मतलब ये होता है कि इसने इस पर पड़ने वाली सभी का मतलब कि ये विबग्योर सभी कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं किया, तो ये जो है हमें वाइट कलर का नज़र आता है या अपीयर होता है। और अब देखते हैं कि थोड़ा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक कैसे दिखता है हमें। तो ब्लैक के लिए क्या होता है कि इससे जो लाइट पड़ती है ये पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, और जब पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, कहने का मतलब कि नो रिफ्लेक्शन, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लैक कलर का दिखता है। और ये हो गया लाइट के बारे में। तो सनलाइट को वाइट लाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है 7 कलर्स इन्वॉल्व होते हैं और जब एक साथ दिखते हैं तो ये वाइट लाइट बोला जाता है इसको। और अब हम लोग यहाँ थोड़ा देखते हैं कि आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा जान लें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ है उसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन सेम प्लेन। दूसरा इसका लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब
हम लोग ये देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या होता है। तो मान लीजिए जैसे कोई ये प्लेन सरफेस है, इस पे कोई लाइट आके इंसिडेंट हुई या कोई लाइट आकर इस सरफेस पर टकराती है, तो ये सरफेस एक्चुअली क्या होता है, ये एक कह सकते हैं कि ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री होती है जो कि मीडियम 1 को इस मीडियम, जिस मीडियम में ये लाइट, जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है, इस मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट करती है ये बाउंड्री। तो जब इस सरफेस पर कोई लाइट रे आके इंसिडेंट होती है और मान लीजिए कि ये ऐसे जा रही है, और जो इंसिडेंट हो रही है जो रे, उसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल वो होता है कि जैसे जब ये इस सरफेस पर आके यहाँ पे इंसिडेंट हुई, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल ये होता है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं जो कि इस सरफेस के साथ, कौन सा सरफेस, जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के साथ 90 डिग्री, या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा और हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पॉइंट पे अब आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग और देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में क्या होता है। ये तो मान लीजिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे, जिस सरफेस पे ये सब हो रहा है या जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री क्या करती है, मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करती है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर टकराती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई इमेजिनरी लाइन जो ड्रा करते हैं उसे नॉर्मल बोलते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको जो है पढ़ने के लिए थोड़ा सा अब और देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। कि जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्लास स्लैब है, ऐसे हम लोग इसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे ताकि थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो रिफ्लेक्शन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, जैसे जब कोई ग्लास स्लैब या कोई शाइनिंग सरफेस पर कोई लाइट जब आके इंसिडेंट होती है, और अब यही ग्लास स्लैब यहाँ क्या काम कर रहा है कि बाउंड्री का काम कर रहा है, जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट करता है। ठीक, अब इस पे जब कोई लाइट आके इंसिडेंट होती है तो होता क्या है कि कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये हुआ आपका नॉर्मल, और कुछ जो है वो रिफ्रैक्ट होती है।
मतलब कि ये अगर इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्ट हो रही है, कहने का मतलब कि दूसरे मीडियम में आ जा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। हालांकि अभी ये अपना हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, तो समझने इसलिए है क्योंकि जब कोई लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पर आकर पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि खाली और खाली रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये रिफ्रैक्शन और कुछ पार्ट लाइट का इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब, तो ये तीन घटनाएं एक साथ होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना होता है उस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं, ताकि जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो हम इस ग्लास स्लैब को इस तरह बनाएंगे ताकि इससे जो है मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट हो, या कहने का मतलब कि मैक्सिमम लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में चली जाए। और अगर हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है तो हम इस ग्लास स्लैब को या इस बाउंड्री को इस तरह बनाएंगे कि मैक्सिमम लाइट रिफ्रैक्ट हो, रिफ्लेक्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करना होता है कि ये हो गया नॉर्मल। जैसे मान लीजिए अब हमें अगर रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इस पर एक इंसिडेंट रे आई, इस सरफेस को हमें ऐसा बनाना है ताकि जो है ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करा सके। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कराने का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में इसकी मैक्सिमम लाइट वापस चली जाए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, जैसे कि ये ग्लास स्लैब था, ग्लास स्लैब हम लोग जानते हैं क्या ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ऐसे ट्रांसपेरेंट स्लैब यूज करेंगे तो होगा क्या कि लाइट रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन कुछ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट भी हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरह बनाते हैं ताकि ये इसकी इस तरह सिल्वरिंग कर देते हैं, ताकि जो है इससे ये सरफेस जो है, ये सब सरफेस जो है ओपेक हो जाए। मान लीजिए कि ग्लास स्लैब को हम थोड़ा सा ऐसे लेते हैं कि इस तरह तरीके से, ये तो मान लीजिए हमने समझाने के लिए बताया कि कैसे ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ये सब। अब मान लीजिए कि हमने एक इस तरह का अरेंजमेंट बना रखा है, तो हमें क्या है, हमें इस पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन चाहिए। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे कि एक तो एक सरफेस शाइनिंग रखेंगे, शाइनिंग या कह सकते हैं कि स्मूथ, एक सरफेस शाइनिंग या स्मूथ रखें, दूसरी की हम लोग सिल्वरिंग कर दें। सिल्वरिंग इस वजह से ताकि अगर हम लोग जानते हैं जैसा कि सिल्वर जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो अगर सिल्वरिंग कर देंगे तो इससे लाइट जो है और चांस बढ़ जाता है कि ये रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में जाए। कहने का मतलब इधर रिफ्रैक्शन जो है इसका ना होने पाए, तो इसको शाइनिंग या स्मूथ रहने देते हैं और दूसरे वाले सरफेस को हम लोग ओपेक बना देते हैं। ओपेक का मतलब क्या होता है कि अपारदर्शी। तो उससे क्या होता है कि ये मैक्सिमम लाइट जो है, अभी भी रिफ्रैक्शन कुछ ना कुछ होगा लेकिन रिफ्लेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हुआ नॉर्मल, ये हुआ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन करना हुआ कि रिफ्लेक्शन को अगर डिफ़ाइन करना होगा तो क्या कह सकते हैं कि व्हेन ए लाइट, लिखते चलते हैं साथ में थोड़ा, कि व्हेन ए लाइट इंसिडेंट on a boundary separating two medium, if most of the incident light
most of the incident light return back to the same medium. This phenomena is called रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, जब कोई व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री, व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम, if most of the incident light return back to the same medium, this phenomena is called reflection। ठीक, इस रिफ्लेक्शन में भी क्या होता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। तो आइए देखते हैं इस पे, जैसे कभी कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन सब पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस पे जो है कोई लाइट रे ऐसे आके इंसिडेंट हुई और इसने जो है इस सरफेस के साथ, जिस पे ये इंसिडेंट हुई, इस सरफेस के साथ मान लीजिए इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। और हमसे अब क्वेश्चन इस तरह का हो पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मतलब आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसमें नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस सरफेस पर जिस पर कि लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, या कहने का मतलब ये है कि ये उसके परपेंडिकुलर हों। तो इस तरह का जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। अब नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट और सरफेस के बीच है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि ये होता है जो कि नॉर्मल, और लिख लेते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच बनता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको आर से हम लोग डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फाइंड करना है। ये हमें 60 डिग्री मिल गया है और हमको पता है कि इस सरफेस के साथ हमेशा जो नॉर्मल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहने का मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है जी। उस 90 डिग्री में इतना पार्ट जो है वो हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो बचा इतना पार्ट। अब ये इतना पार्ट जो है वो क्या हो सकता है कि 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो ये जो इतना पार्ट है
वही तो है। ओह सॉरी, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आया क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा, जो कि हमें पता है पहले से ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो निकल के आया 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, इस पे कोई रे आके, लाइट रे आके इंसिडेंट होती है और ये हुआ नॉर्मल और ये हुआ ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हमें ये दिया हो कि इफ़ एंगल ऑफ, क्वेश्चन ये है कि इफ़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। इस थीटा की क्या वैल्यू होगी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, एंड एक और इसमें लिख लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब कितना होगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और आर की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री। अगर ये आर की वैल्यू 60 डिग्री है तो नॉर्मल हम लोग जानते ही हैं कि नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के साथ हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल जब बनाता है तो ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री माइनस आर, और आर हमें पता ही है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी सरफेस पे, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे कर्व्ड सरफेस हो, उस पर जो नॉर्मल होता है वो उसको ड्रा कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी समस्या आती है कि नॉर्मल जो है वो ड्रा कैसे किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेन सरफेस है, नॉर्मल वो होता है जो इस सरफेस के साथ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये होता है नॉर्मल। अब इसी सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट होना है तो जिस सरफेस के साथ जो लाइन इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वही होती है नॉर्मल। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो ही होती है नॉर्मल। तो जैसे मान लीजिए कि अब इस सरफेस पर ऐसे कोई रे इंसिडेंट हुई, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल ड्रा करना है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें नॉर्मल खींचना होता है, क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ से ऐसे नॉर्मल खींचें, ये भी तो है तो नॉर्मल ही, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है अपने। लाइट जहाँ इंसिडेंट होती है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर, या ऐसा कह सकते हैं कि इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो
ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लाइट रे है, जैसे इस तरह से कोई प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस पर कोई लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हुई, कोई लाइट रे आके ऐसे ही इंसिडेंट हुई, तो इस पे अगर नॉर्मल बनाना हुआ तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही हमें नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल वो होता है जो कि इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए या इस सरफेस से एकदम परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे लाइन जाएगी इसी के ऊपर, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये लाइन ऐसे ऐसे चली, ये नॉर्मल। तो नॉर्मल जिस लाइन पे है उसी लाइन पे एकदम आके ये रे भी इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इस घटना को नॉर्मल इंसिडेंस। तो इसमें है क्या, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है, वो 0 है। और जब ये 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी 0 होगा। और ये 0 कैसे होगा कि लाइट ऐसे रिटर्न बैक हो जाती है, जिस पाथ से आई है उसी पाथ से रिटर्न हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल इंसिडेंस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। तो ये हो गया। बाकी जैसे नॉर्मल है कर्व सरफेस और इन सब पे, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ओके।